चलिए आज बात करते हैं आधुनिक भारत के बनने की। एक ऐसी कहानी जो किसी थ्रिलर नॉवल से कम नहीं है। सोचिए, एक ऐसी यात्रा जो मसालों के व्यापार से शुरू होती है और फिर एक विशाल साम्राज्य, एक जबरदस्त विद्रोह और आखिरकार आजादी के लिए एक ऐतिहासिक संघर्ष तक पहुंचती है। तो इस पूरी कहानी के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है, और वो ये है कि आखिर एक मामूली सी व्यापार करने वाली कंपनी एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की मालिक कैसे बन बैठी। ये सवाल ही हमें इस कहानी की जड़ों तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, व्यापारी से शासक बनने के सफर को। ये वो दौर था जब यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें भारत के धन दौलत और मसालों की महक से खिंची चली आ रही थीं। लेकिन बहुत जल्द ही व्यापार का इरादा महत्वाकांक्षा में बदल गया और खेल पूरी तरह पलट गया। अब जरा इस होड़ को देखिए। 1498 में पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज और 1668 तक फ्रांसीसी भी आ धमके। भारत मानो यूरोपीय ताकतों के लिए एक रेस ट्रैक बन गया था। हर किसी की नजर यहां के बेहिसाब व्यापार पर थी। लेकिन ये रेस सिर्फ मसालों या कपड़ों की नहीं थी। नहीं, ये रेस थी असली ताकत हासिल करने की, सत्ता की। और इस पूरी दौड़ में बस एक कंपनी सबसे आगे निकल गई। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य की नींव डालनी शुरू कर दी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1757, प्लासी का युद्ध। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक साजिश थी, एक धोखा था जिसने भारत का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य की पहली ईंट रखी। ये वो पहला डोमिनो था जिसके गिरते ही ब्रिटिश राज का रास्ता साफ हो गया। अगर प्लासी पहली ईंट थी तो 1764 का बक्सर का युद्ध वो नॉकआउट ब्लो था जिसने कंपनी के शासन पर पक्की मोहर लगा दी। सोचिए, इस बार कंपनी ने किसी एक नवाब को नहीं बल्कि मुगल बादशाह समेत तीन बड़ी भारतीय ताकतों को एक साथ धूल चटा दी। इस एक जीत के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया था कि कंपनी अब कोई व्यापारी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की असली हुक्मरान थी। लेकिन कंपनी का ये राज हमेशा के लिए नहीं था। करीब 100 साल के जुल्म और शोषण के बाद भारत की धरती पर एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1857 के महाविद्रोह की। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। नहीं, ये तो उत्तर और मध्य भारत में कंपनी राज के खिलाफ उठी एक सुनामी थी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, हर तरफ बगावत की आग धधक रही थी। ये वो लावा था जो 100 साल के शोषण के बाद उबल पड़ा था। तो फिर इस विद्रोह का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत बहुत बड़ा था। पहला कदम, ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म कर दिया गया। दूसरा कदम, भारत का शासन सीधे लंदन से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। और तीसरा, यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज का वो दौर जो कंपनी राज से भी कहीं ज्यादा मजबूत और संगठित था। हुकूमत तो बदल गई, लेकिन आजादी की जो चिंगारी थी वो अब और भी ज्यादा भड़क उठी थी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का एक नया अध्याय, संगठित राजनीति का और राष्ट्रवाद के उदय का। इस नई सोच, इस नई चेतना का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बस एक पार्टी या संगठन नहीं था, बल्कि ये पूरे देश की आजादी की आवाज बन गया। एक ऐसा मंच जिसने आने वाले कई दशकों तक स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली। लेकिन देखिए, मंजिल तो एक थी, आजादी, पर रास्ते अलग अलग थे। और ये मतभेद 1907 के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आ गया। एक तरफ थे नरम दल के नेता जिनका मानना था कि अर्जियों और कानूनी सुधारों से काम बन जाएगा, और दूसरी तरफ था गरम दल जो कहता था, नहीं, अब हमें चाहिए स्वराज, यानी अपना राज, और इसके लिए हड़ताल और बहिष्कार जैसे कड़े कदम उठाने होंगे। भले ही तरीकों पर बहस थी, पर आजादी का सपना सबका साझा था। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम दौर में दाखिल होती है। वो दौर जब जन आंदोलनों की एक लहर ने आखिरकार भारत को आजादी दिलाई। और फिर साल 1915 में कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने भारत की आजादी की लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया, मोहनदास करमचंद गांधी। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने इस लड़ाई को पढ़े लिखे लोगों के कमरों से बाहर निकालकर देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों और आम लोगों की लड़ाई बना दिया, एक सच्चा जन आंदोलन। गांधी जी की लीडरशिप में पूरे देश में एक के बाद एक ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी।
1920 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हर एक आंदोलन के साथ आज़ादी का दबाव बढ़ता ही गया। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 390 किलोमीटर। ये वो दूरी है जो गांधी जी और उनके साथी पैदल चले थे, सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाने के लिए। ये था डांडी मार्च, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ बिना हथियार उठाए लड़ने का एक ऐसा ताकतवर तरीका जिसने पूरी दुनिया की नजरें भारत की आज़ादी की लड़ाई पर टिका दीं। और फिर 1942 में आया आज़ादी का आखिरी और सबसे बड़ा ऐलान, भारत छोड़ो आंदोलन। इस बार गांधी जी का संदेश बिल्कुल साफ था, करो या मरो। ये नारा हर हिंदुस्तानी की जुबान पर था। मतलब साफ था, अब या तो आज़ादी या कुछ भी नहीं। सालों का संघर्ष, लाखों कुर्बानियां और अनगिनत आंदोलन आखिरकार रंग ला रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था और उसने सत्ता छोड़ने का मन बना लिया। जून 1947 में माउंटबैटन प्लान सामने आया, जिसमें सत्ता सौंपने के साथ साथ देश के दर्दनाक बंटवारे का खाका भी तैयार था। और फिर 15 अगस्त 1947, वो सुबह आई जिसका सदियों से पूरे देश को इंतजार था। भारत आज़ाद हो गया। एक लंबे, बहुत लंबे और मुश्किल सफर का अंत हुआ। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? 1947 में आज़ादी तो मिल गई, पर सवाल यह है कि इस पूरे सफर की विरासत का आज के भारत पर क्या असर है? वो बंटवारे का जख्म, लोकतंत्र का तोहफा और एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की यादें, ये सब मिलकर आज भी हमारे समाज को, हमारी राजनीति को कैसे शक्ल दे रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस इतिहास को सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी आज की हकीकत बनाता है।